हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और मेंस का उसके साथ हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। लेकिन मेंस की आंसर राइटिंग के हिसाब से इस तरीके के मेंस में छोटे छोटे पॉइंट्स लिखना तो चलो ठीक है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में मैं आपको और बताऊँगा। लेकिन जो ये इनिशिएटिव्स थे मेंस में, तो आपके पास इतना स्कोप ही होता है कि आप थोड़ी सी हेडिंग डालकर उसके बारे में एक दो लाइन एक्सप्लेन कर सको। आप 3 से 4 स्कीम्स पकड़ लो, वो काफ़ी होता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर विजन आईएएस का गवर्नमेंट स्कीम का डॉक्यूमेंट दिखाया था, वो सबसे बेस्ट है आपके लिए इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और चीज़, एक ऐसा टॉपिक जिसकी रेलेवेंस मेंस में है, लेकिन आप जितने भी अभी तक सब्जेक्ट पढ़ते हुए आए हो उसमें आपको करंट अफेयर हो चाहे कुछ भी हो, ये आपको वर्ड हर 10-15 दिन में देखने को मिलता ही मिलता है ना, जब भी आप इकॉनमी पढ़ रहे होते हो। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, हमने लीड स्कीम के अंतर्गत एक बात करी थी, अगर आपको याद हो। सरकार ने क्या बोला था बैंकों को कि आप कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स आइडेंटिफाई करो, या फिर सरकार ने आइडेंटिफाई कर रखे थे और आप उनको लोन्स दो, राइट, ताकि रूरल इकोनॉमी की ग्रोथ हो सके। कुछ ऐसा ही था फंडा पूरा का पूरा, अगर आपको याद हो। तो आरबीआई ने बैंकों के लिए मैंडेटरी बनाया कि वो अपना सर्टेन पोर्शन ऑफ जो टोटल फंड्स हैं जो लोन पे वो दे सकते हैं, उसको लोन पे दे दे बैंक टू स्पेसिफाइड, याद रखना कीवर्ड है ये, टू स्पेसिफाइड वल्नरेबल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। कई लोग क्या समझते हैं, वो फ्लो में इसको वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी समझ लेते हैं। सेक्शंस नहीं है, वल्नरेबल सेक्टर्स वो सेक्टर्स जहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ की, वो सेक्टर्स जहां पर, बता देता हूं इसका मतलब क्या होता है, जहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ की पोटेंशियल तो है, लेकिन कैपिटल इन्फ्यूज ना हो पाने की वजह से उनका बेसिकली जो स्कोप है वो लिमिटेड होकर रह गया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैपिटल इन्फ्यूजन। पैसा ना मिलने की वजह से, ओके। अदरवाइज अगर पैसा इनके पास होना तो दे विच अदरवाइज मे नॉट बी अट्रैक्टिव फॉर बैंक्स फ्रॉम द प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। अगर उन सेक्टर्स के पास अगर पैसा पहुंच जाए तो वो अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। लेकिन बैंकों के लिए दिक्कत क्या होती है कि अगर आरबीआई ने इसके लिए मैंडेटरी नहीं बनाया होता है बैंकों के लिए वाली चीज़, तो बैंक तो हमेशा अपना लोन को देते हुए प्रॉफिट देखते हैं। वो सेक्टर्स जिनके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल तो है, लेकिन अब बेसिकली क्या है कि करंट हालत जो है उनकी वो दिख रही है कि इनको रिकवरी में पता नहीं भगवान ना जाने कितना टाइम लगेगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बैंक देखें अगर इसको, इन सारे सेक्टर्स को, तो वो बैंकों के लिए बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है ऐसे सेक्टर्स को लोन देना। सारे के सारे जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं और फॉरेन प्राइवेट बैंक्स जो हैं, जिनकी अच्छी खासी प्रेजेंस है हिंदुस्तान में, दे आर मैंडेटेड टू कीप असाइड 40% ऑफ देयर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट फॉर लेंडिंग टू दीज सेक्टर्स। अब ये एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट क्या होता है? देखो, नेट का मतलब होता है टोटल, बैंक क्रेडिट यानी कि जितना पैसा जो बैंकों के पास अवेलेबल है लोन्स में सर्कुलेट करने के लिए, राइट।
अब क्योंकि आरबीआई ने मैंडेटरी बनाया कि वल्नरेबल सेक्टर्स को ये वाला लोन अमाउंट दो, अब एक्स्ट्रा लोन अमाउंट कहाँ से लेकर आए? तो आरबीआई बैंकों को ये बोलता है, सारे के सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को और फॉरेन प्राइवेट बैंक्स को, कि आप क्या करो, जो आपने लोन की फॉर्म में जो पैसा जो घुमा रखा है उसको कैसे ना कैसे एडजस्ट करके उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो निकालो। अब विड्रॉ का मतलब सच में ऐसा नहीं है कि जो लोन पे दे रखा होगा पैसा या जो लोन में घुमाने के लिए पैसा है विड्रॉ कर लेंगे। मैं बस एक समझने के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि ऐसा पैसा जो आपके पास अवेलेबल है जिसको आप लोन के तौर पर घुमाते रहते हो, उसको सारा ना घुमाकर कुछ बचा लो और वो वाला पैसा वल्नरेबल सेक्टर्स को दे दो। फ्री में नहीं दो, ग्रांट की फॉर्म में नहीं देने के लिए नहीं कह रहे हैं, लोन पे दे दो। अब रीजनल रूरल बैंक जो हैं, कोऑपरेटिव बैंक जो हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो हैं, इनके लिए कंडीशन आरबीआई ने थोड़ी सी और टफ कर रखी है, क्योंकि इनका नेचर ही लिमिटेड पब्लिक को सर्व करने का होता है और एक लिमिटेड रीजन्स ऑफ द इकोनॉमी में वर्क करते हैं। तो दे हैव टू एलोकेट 75% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, जिसको लोन के तौर पर, लेंडिंग के तौर पर बैंक दे सकते हैं फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अब प्रायोरिटी सेक्टर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं ये आपको याद रखने हैं, और इसके अंदर कोई एड ऑन होगा तो वो इकोनॉमिक सर्वे से मैं आपको बता दूंगा, जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आएगा। अभी के लिए आपको इतने याद रखने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स का, डायरेक्ट, के प्रायोरिटी सेक्टर कौन कौन से होते हैं अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्कीम? एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेन्यूएबल एनर्जी और कुछ दूसरे। अब मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये हाउसिंग लोन या एजुकेशन लोन हमारे देश में आसानी से पास हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बताओ। आप लोगों ने कभी अपने दोस्तों से या किसी से भी ये सुना है? बहुत ही कम ऐसा होता है, लेकिन वैसे आप लोगों ने कभी भी ये सुना है कि कोई आपके नोन पर्सन बाहर जाना चाह रहा था पढ़ने के लिए और उसका एजुकेशन लोन पास नहीं हुआ हो? ये क्योंकि जो एक टॉपिक है वो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आता है। हाँ शाह, आप कुछ पूछ रहे हो, बताओ। ये लो, ये वाला मैं इसको मिटा दूँ। ये एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट बेसिकली ये है। मैं आपको ये बता रहा था कि नेट का मतलब होता है टोटल। बैंक क्रेडिट मतलब बैंकों के पास वो पैसा जिसको वो लोन के तौर पर सर्कुलेट करते हैं, है ना। एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का मतलब ये है कि जो लोन का पैसा आप जो सर्कुलेट कर रहे हो वो आपकी इनकम है, उसका कुछ एक साइजेबल पोर्शन निकाल के, बहुत बड़ा साइज भी नहीं लेकिन एक साइजेबल पोर्शन निकाल के आरबीआई ने मैंडेटरी कर दिया कि अब वो आप पूरा का पूरा लोन पे घुमाने से पहले आप हमें ये बताओगे कि आपने कौन कौन से वल्नरेबल सेक्टर्स को ये कुछ लोन दिया है। यानी कि एक प्रकार से जानबूझकर, इसको सिंपल भाषा में बोलूँ, जानबूझकर आरबीआई एक प्रकार से बैंकों के ऊपर एक ये उनको मजबूर कर रहा है कि तुम ना दान पुण्य के अंदर कुछ पैसा दो। क्योंकि देखो वो वाले जो सेक्टर्स हैं ना, ये अगर बैंक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या जो प्राइवेट फॉरेन बैंक है, फॉरेन प्राइवेट बैंक है, अगर वो उनको लोन देंगे भी ना तो वो उनके लिए अट्रैक्टिव डेस्टिनेशंस नहीं है वो लोन देने के लिए। क्योंकि बैंकों को बहुत अच्छी तरीके से पता है यार आरबीआई पैसा दिलवा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो वापस आ जाए, और इससे तो सबसे ज़्यादा दूरी हटेंगे वो। लेकिन बैंकों को ये चीज़ मेंटेन तो करनी पड़ती है, क्योंकि आरबीआई ने देखो मैंडेट करा है, यानी कि मैंडेटरी बना है, मस्ट है ये, ऐसा करना ही पड़ेगा उनको।
और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या एक प्रकार से दान पुण्य के अंदर, मतलब जैसे हम कहते हैं कि दान पुण्य के अंदर कुछ चीज़ें डोनेट करना या दान पुण्य करा करो, ऐसा करा करो, एक प्रकार से यही है कि भाई ये कहीं और पैसा घुमाकर अच्छे से कमा सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ पोर्शन यहाँ पर देना ही है। जैसे आपको कोई पापा समझाएं आपके कि बेटा तुम्हारी इतनी सैलरी आती है, जो भी आप अर्न करते हो उसका 1% पार्ट 500 रुपये वो रुपये ऐसे दान पुण्य में दिया करो ज़रूर, ठीक है। अब आपको ये लगता है इसके तो मैं मोमोज़ खा सकती हूँ, चाउमीन खा सकती हूँ, क्या देने बेफालतू के अंदर, लेकिन क्योंकि पापा ने बोला तो चल दे देते हैं, ठीक है। हम हमारे घर फैमिली में हमेशा से दिए जाते हैं। ऐसी आरबीआई जो है वो सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों को और फॉरेन प्राइवेट बैंकों को ये वाला काम करने के लिए बोलता है। अब क्या होता है, प्रायोरिटी सेक्टर जो है वो बैंकों को आइडेंटिफाई करने हैं, है ना। अब इतनी सारी उनके पास चॉइस है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा था कि कभी आपने शायद से ही सुना हो कि एजुकेशन और हाउसिंग लोन तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन एजुकेशन लोन किसी का पास ना हुआ, बैंक समझ गए, इससे बचकर यहां खेल लेते हैं। एग्रीकल्चर बहुत रिस्की चीज होती है यार लोन देने के लिए। किसान तो यही बोलकर खड़ा हो जाएगा ना, ये क्या कहते हैं, शक्ल दिखा के खड़ा हो जाएगा किसान ये बोलकर कि मॉनसून फेलियर की वजह से ऐसा ऐसा हो गया और कीड़े लग गए फसल में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे नहीं बिका अच्छे से, ये बहुत सारी चीज़ें मतलब। लेकिन एग्रीकल्चर एक आप भी जानते हो कि रिस्की बिजनेस है, वो तो मुंह लेकर खड़ा हो जाएगा बैंक के सामने। अब बैंक क्या कर ले उस केस में। तो 2020 में आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्टेटस जो है ये असाइन किया था टू इंडियाज स्टार्टअप सेक्टर ऑल्सो। मैंने आपको बताया था ना प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि स्टार्टअप सेक्टर के लिए भी लीड बैंक स्कीम वगैरह आगे चलकर वो आई, तो मैं आपको ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का ही केस बताना चाह रहा था, ठीक है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट एक चीज़ होती है, इसको भी ध्यान से समझना। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट जो हैं दे आर अ मैकेनिज्म जिसकी वजह से बैंक की मदद हो पाती है टू अचीव प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट एंड सब टारगेट्स बाय द परचेज ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स इन द इवेंट ऑफ शॉर्टफॉल। अब इंस्ट्रूमेंट्स का नाम क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स। ये ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जिनकी मदद से बैंक अपने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के टारगेट को भी फुलफिल कर सकता है एंड सब टारगेट्स, या जो भी दे रखे छोटे छोटे टारगेट्स को आरबीआई ने दे रखे हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स को खरीद कर इन द इवेंट ऑफ शॉर्टफॉल। शॉर्टफॉल किस चीज़ का, शॉर्टफॉल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स या फिर कुछ सब टारगेट्स। अब ये कैसे होता है, इसको समझने के लिए आप बस एक टॉपिक को अगर समझ गए ना या रिकॉल कर लिए तो आपको समझ में आ जाएगा। याद है कार्बन क्रेडिट बॉन्ड्स या ट्रेडिंग। अगर आपके पास ज़्यादा लेवरेज या पॉइंट्स है तो मैं आपसे वो खरीद कर मैं फिर पॉल्यूशन की परमिशन ले सकता हूँ, है ना। होता है ना ऐसा, इधर इतना कार्बन एमिशन करने के लिए मैं आपसे बॉन्ड खरीद सकता हूँ। तो देखो क्या है, दिस ऑल्सो इंसेंटिवाइजेस बैंक्स विद सरप्लस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अब सरप्लस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है, मान लेते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आरबीआई ने ये बोला था किसी भी बैंक को, कोई भी एक बैंक का एग्जांपल दो मुझे, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, एसबीआई, ठीक है ले लिया। अब यहाँ पर कोई एक तय सीमा बताओ मुझे, कितना करोड़ का लोन या कितना लोन प्रायोरिटी सेक्टर के लिए, 40 करोड़ के लाख, चलो 40 करोड़। इनमें से कोई भी दो सेक्टर्स आइडेंटिफाई करो। रिन्यूएबल एनर्जी प्लस एजुकेशन, ठीक है। अरे कभी तो छोड़ दे रिन्यूएबल एनर्जी को आज भी यही आ रहा है ये पीछे नहीं छोड़ता। कल भी बता रहा था मैं आपको मैसेज में
कि ये कोल और टाइगर कभी पीछे नहीं छोड़ेंगे अपना। हाँ नहीं नहीं, मैं तभी कहता हूँ, मैं कहा श्रेय अपना टाइगर वाइगर ये कभी पीछे नहीं छोड़ने वाले ये। हर जब देखो लेपर्ड सेंसर्स या टाइगर सेंसर्स, ये कॉरिडोर या वो कॉरिडोर, टाइगर कॉरिडोर। तो ठीक है, एस बी आई ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की जिम्मेदारी ली। 40 करोड़ का फंड उसने निकाला अंडर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट के अंतर्गत, राइट। और आरबीआई ने एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये बोल रखा है कि दो आपको प्रायोरिटी सेक्टर्स चुनने हैं और वहां पर जाकर लैंडिंग करनी है, 2 प्रायोरिटी सेक्टर्स की लैंडिंग करनी है। एसबीआई ने ओवर ऑप्टिमिस्टिक वे में अच्छे से और ज़्यादा इकोनॉमी की हेल्प करने के लिए उसने कर डाली 4 सेक्टर्स के अंदर टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, और ये 40 करोड़ का अमाउंट बढ़ाकर उसने 20 करोड़ और एड ऑन करे और 10 करोड़ दे डाले एक एग्रीकल्चर सेक्टर को और एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए। अब एक बार बताओ, अब मैं यहाँ पर ये चीज़ बोल सकता हूँ कि इसने जितना बोल रखा था आरबीआई ने, जो भी इसको टारगेट दे रखा था, इसने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के केस में सरप्लस प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करी है। एडिशनल दे दिए। अब ये क्या करेगा, इसको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का जो सर्टिफिकेट मिलना था, मान लो एक सर्टिफिकेट मिलता है 10 करोड़ की फंडिंग पर, इसको टोटल कितने सर्टिफिकेट मिलने, कितने थे टोटल? 4 सर्टिफिकेट्स मिलने थे ना। 10 करोड़ पर एक सर्टिफिकेट मिल रहा है। कितने सर्टिफिकेट मिलने थे टारगेट के अनुसार? 4। 40 करोड़ 4 सर्टिफिकेट, इसने 20 करोड़ एडिशनली दिया, और कितने सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा आ जाएंगे इसके पास? आ गए। अब ये जो सरप्लस इसने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करी, इट अलाउज देम टू सेल देयर एक्सेस अचीवमेंट। एक्सेस अचीवमेंट क्या है इस वाले केस के अंदर, ऊपर वाले एग्जांपल के अंदर कितने सर्टिफिकेट्स? 2 सर्टिफिकेट्स। और ये एक्सेस अचीवमेंट टारगेट के ऊपर ही अचीव करी है कि नहीं करी है, ओवर द टारगेट्स? बताओ, है ना। अब यहां पर कार्बन क्रेडिट बॉन्ड्स की तरह इनको बेचना नहीं है, इसको श्रेया गौरव करना क्या है, ये ना कल को अगर देखो टाइम टू टाइम होता होगा ना प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के, 1 साल का टारगेट इतना है, 6 महीने का टारगेट इतना है। नेक्स्ट टेन्योर के अंदर अगर ये अपना प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का टारगेट कंप्लीट नहीं कर सके, तो ये अपने इस एडिशनल सर्टिफिकेट को दिखाकर ये बोल देंगे कि हम लैग नहीं कर रहे हैं, हम ऑलरेडी एडवांस में ही चल रहे हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, श्रेया आपको ऑफिस की मान लो कि पूरे साल की 12 छुट्टी मिली है, ठीक है, आपने एक भी नहीं ली और आप 10 दिन नहीं आए। आपको कोई अब कलीग फ़ोन करके कह रहा है कि 10 दिन से आप नहीं आ रहे हो, आपकी सैलरी वैली ना कट जाए, देख लो, और 1-2 लोग भी पूछ रहे थे आपके बारे में, तो आपने कहा कि ना मेरी सैलरी कटेगी ना कुछ होना है, मैंने वो छुट्टी तब ना लेके अभी ले ली एक साथ। समझ रहे हो, ये चीज़ है। किसी भी जगह पर जैसे होता है, बहुत सारी जगह पर ओवर टाइम करने के पैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, ऐसे यहां पर टारगेट से ज़्यादा अचीवमेंट करने के लिए क्या मिलेंगे? सर्टिफिकेट्स। इन सर्टिफिकेट्स को बैंक बचाकर रख सकते हैं, किसके लिए? अगर फ्यूचर में वो टारगेट्स फुलफिल नहीं हो सके तो ये सर्टिफिकेट्स काम आ जाएंगे, राइट। समझ गए। अब कुछ चैलेंजेस के बारे में हम देखते हैं, एग्जिस्टिंग चैलेंजेस फॉर अचीविंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जितने भी इनिशिएटिव्स और गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी वाली स्कीम्स हैं, they have less access points in some of the regions like north eastern India,
वो एरियाज जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित हैं, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स, हिमालयन रीजन्स और कुछ आइडेंटिफाइड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स भी जहाँ पर ये सब चीज़ें आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आ पाई। बहुत सारी चीज़ें बाधा डालती हैं, जैसे अगर आप जैम ट्रिनिटी की बात ही कर लो, जनधन, आधार, मोबाइल, टेलीकॉम कनेक्टिविटी हर जगह नहीं है, स्मार्टफोन्स की अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। अब जम्मू एंड कश्मीर को अगर आप देख लो तो अवेलेबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी है मान लो, लेकिन टेलीकॉम कनेक्टिविटी नहीं है। जब भी कुछ एकदम से होता है तो आफ्सपा वगैरह जैसा रूल लगकर, आपको पता है ना, सबसे पहले इंटरनेट सर्विसेज और ये टेलीकॉम सर्विसेज डिसबैंड कर दी जाती हैं ऐसे इलाकों में। उसके बाद इलिटरेसी, फियर ऑफ स्कैम्स एंड रिस्क एवर्सिवनेस, दे ऑल्सो प्रिवेंट एडॉप्शन न्यू टेक्नोलॉजीज। लोग इतनी आसानी से मानते नहीं हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर करनी है, जनधन अकाउंट जो है, खाते जो है वो किसानों के खोल दिए गए हैं। आप कोई भी किसान है, अगर दुकान वालों से बोल रहा है, अगर वो फर्टिलाइजर या कुछ भी खरीदने गए हैं, कि आप इतना इतना पैसा में यूपीआई कर दो जो सरकार ने आपको भिजवाया खाते से, सबसे पहले इंसान के मन में यही आता है ना, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते वक्त या किसान के मन में यही आएगा, एक छोटा किसान अगर कोई होगा, कि पैसे कट ना जाए, या मुझे तो नहीं आता करना। उसके बाद ensuring viability and sustainability of business of financial services providers in this space is equally challenging. अब जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन करवानी है, जनधन अकाउंट की बात कर लो, उसको कौन खोलेगा बताओ? सरकार अलग से बैंक खोलेगी जनधन अकाउंट खुलवाने के लिए, कि यही जो रेगुलर बैंक है इसमें खोले जाएंगे खाते? यही जो रेगुलर बैंक्स हैं, है ना? लेकिन फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स की हर एक एरियाज में हमारे देश में पेनिट्रेशन नहीं हो पाती है, और अगर हो भी जाती है तो फिर वल्नरेबल और मार्जिनल सेक्शंस को समझाने के लिए, उनको टेक्नोलॉजी से रूबरू करवाने के लिए कोई होता नहीं है। ठीक है, अगला है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। 2019 में शुरू हुई थी, 2024 तक का इसका टारगेट है। आरबीआई ने अनाउंस करी थी ये स्ट्रेटजी, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, जनवरी 2020 में। आरबीआई ने ये माना इस स्ट्रेटजी को लॉन्च करते वक्त कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो एक मेन कड़ी है इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करवाने में और गरीबी को दूर करने में पूरी दुनिया में। फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो और अच्छे से स्ट्रेंथन हो सकता है और एक इकोनॉमी के ब्रॉडर इकोसिस्टम का पार्ट बन सकता है अगर डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज भी साथ में प्रमोट हो। इस स्ट्रैटेजी को, नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रिपेयर करा गया था फाइनेंशियल इंक्लूजन एडवाइजरी कमेटी के द्वारा। ये कमेटी भी आरबीआई की है। आरबीआई ने यहाँ पर 6 मुख्य स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये बोला था कि 2024 तक हमें इनको अचीव करना है इन ऑब्जेक्टिव्स को। तो कौन कौन से 6 स्ट्रेटेजिक पिलर्स हैं नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2019 से लेकर 2024 तक के? मकसद इन सबका यही है, फाइनेंशियल सर्विसेज को अवेलेबल बनाना, एक्सेसिबल बनाना, अफोर्डेबल बनाना सभी लोगों के लिए एक सेफ और ट्रांसपेरेंट मैनर में, ताकि इंक्लूसिव और रेजिलिएंट मल्टी स्टेक होल्डर ग्रोथ को सपोर्ट करा जा सके। और यहाँ पर हमें टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करना है फॉर सस्टेनेबल फाइनेंशियल इंक्लूजन। जानते हैं जरा। नंबर 1, यूनिवर्सल एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, सबको मिले, हर एक रीजन्स में मिले। प्रोवाइडिंग बेसिक बुके ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, कि मिनिमम ये चीज़ें तो हर एक रीजन के लोगों को, हर एक लोगों को मिलनी ही चाहिए। एक्सेस टू लाइवलीहुड एंड स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड एजुकेशन,
बैंक के खाते में पैसा कैसे चेक करते हैं, यूपीआई से कैसे लिंक करते हैं, केवाईसी कैसे करते हैं, रात को अगर अपने बैंक से पैसा निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, छोटी छोटी चीज़ों के लिए सबको ट्रेन करना। कस्टमर प्रोटेक्शन, ग्रीवांस रिड्रेसल, किसी के पैसे कोई कट गए हैं उस पर्सन को बताओ कि कंप्लेंट करो एसेस अथॉरिटी के पास, आ जाएंगे पैसे वापस, चिंता मत करो। और इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। तो ये 6 जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं? यूनिवर्सल एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, इसके अंतर्गत ये बोला गया था हर एक जो गांव है दैट शुड हैव एक्सेस टू फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स, हर एक 5 किलोमीटर के रेडियस में। यानी कि बैंक्स के ब्रांचेस को बढ़ाना, गांव वगैरह में रूरल इकोनॉमी का भी उनको पार्ट बनाना, और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर की पेनिट्रेशन करना ऐसे एरियाज़ में ताकि लोग आराम से बैंकिंग सर्विसेज को एक्सेस कर सकें। प्रोवाइडिंग बेसिक बुक ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, तो उसके अंदर कौन कौन सी फाइनेंशियल सर्विसेज आती हैं? बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट, क्रेडिट फैसिलिटीज़, माइक्रो लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, पेंशन प्रोडक्ट एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। और अलग अलग रीजन्स के हिसाब से कोई भी जो फाइनेंशियल सर्विसेज या फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो भी लोगों को ऑफर करे जा रहे हैं, अब ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विस एक ही चीज़ होती है वैसे, पेंशन स्कीम्स वगैरह, इंश्योरेंस स्कीम वगैरह कुछ भी करके, तो वो कस्टमाइज तरीके से भी बैंक लाने का ट्राई कर सकते हैं अलग अलग रीजन्स की नीड के हिसाब से। पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री जो है उसको मार्च 2022 से फुली ऑपरेशनल बनाना। अब ये क्या होता है? पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसको आरबीआई ने बनाया था ताकि जो बोरोअर्स की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करा जा सके। कोई भी जो एग्जिस्टिंग बोरोअर्स होते हैं, नए बोरोअर्स होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन को स्टोर यहाँ पर करा जाता है। क्रेडिट लैक ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन गैप विल बी फिल्ड बाय पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, ताकि सही लोगों तक लोन पहुंचे, एक पर्सन जो है वो 2 बार लोन ना ले सके। ये सारी इंफॉर्मेशन अगर बैंकों के पास प्रॉपर तरीके से होगी और वो डेटा सारे के सारे जो बैंक हैं, एक गांव में लोकेट होने वाले, एक रीजन में लोकेट होने वाले, एक डिस्ट्रिक्ट में लोकेट होने वाले, या ओवरऑल जो पूरे का पूरा जो फ्रेमवर्क है, सबके पास एक दूसरे की अगर इन्फॉर्मेशन हो तो राइट बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करा जा सकता है। किसी के खाते में सरकार ने बोला कि इतने इतने पैसे पहुँचाने हैं, अब वो पर्सन जो है उसने मल्टीपल आधार कार्ड बनवा रखे हैं, 3-4 बैंक के खाते खुलवा रखे हैं, और जिस तक पहुंचने चाहिए पैसे उस तक पहुंचे नहीं, और पता लगा कि जिसने ये आधार कार्ड और बैंक के खाते खुलवा रखे थे ऑलरेडी रिच पर्सन था, उसने अपनी प्रोफाइल को फेक करके बता रखा था, और बैंकों ने चेक भी नहीं करा, ना वो चेक कर पाए, ना वो पता लगा पाए, और गलत पर्सन के अकाउंट में जिसको जरूरत भी नहीं थी वो खाते में पैसे पहुँच गए। उसके बाद एक्सेस टू लाइवलीहुड एंड स्किल डेवलपमेंट। जो लोग नई नई बैंकिंग सर्विसेज को ज्वाइन करते हैं उनको बताना लाइवलीहुड प्रोग्राम्स के बारे में, एज वेल एज जो कस्टमर्स हैं उनको भी बताना, सच एज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन एंड प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये स्किल डेवलपमेंट के लिए होती है। 2018 में यूपीएससी ने इसके बारे में पहले क्वेश्चन पूछा था इस योजना के ऊपर, इस स्कीम के ऊपर। फाइनेंशियल लिटरेसी और एजुकेशन को प्रमोट करना, process literacy along with concept literacy, it empowers the customers to understand about the products and also how to use them। अब ये जो लिटरेसी है, फाइनेंशियल लिटरेसी की बात हो रही है, आरबीआई, नाबार्ड, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, रिसोर्स पर्सन्स, एनजीओज, पंचायत, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फार्मर्स क्लब, दे ऑल शुड encourage फाइनेंशियल लिटरेसी एट द grassroots लेवल, एट द विलेज लेवल। फाइनेंशियल लिटरेसी के मॉड्यूल जो है, मतलब क्या बताना है लोगों को, हर एक जनसंख्या को ये चीज़ तो बतानी है बेसिक। इसका जो भी मॉड्यूल या जो भी चिट्ठा जो प्रिपेयर करा जाएगा वो प्रिपेयर करा जाएगा नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन के द्वारा, ताकि इंफॉर्मेशन ग्रास रूट लेवल पर हर एक सेगमेंट या सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को दी जा सके, लाइक चिल्ड्रन, यंग एडल्ट्स, वेमेन, न्यू वर्कर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड सीनियर सिटीजन्स।
डिस्ट्रिक्ट से नीचे आपको पता है ब्लॉक लेवल होता है, तो एक्सपेंडिंग द रीच ऑफ सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी एट ब्लॉक लेवल ऑल्सो इन द कंट्री। फिर कस्टमर प्रोटेक्शन ग्रीवांस रिड्रेसल, इंटरनल ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म शुड बी स्ट्रेंथन। बैंकों के अंदर खुद किसी प्रकार की तांतरेबाजी और ये सब या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडर्स के अंदर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एक कॉमन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए, कस्टमर ग्रीवांस पोर्टल या मोबाइल ऐप होनी चाहिए, और जैसा कि हमने ऊपर अभी पढ़ा था स्किल डेवलपमेंट के लिए या फिर ट्रेनिंग के लिए ये लोगों को बताया भी जाना चाहिए ये सब चीज़ें यूज़ कैसे होनी है। एंड इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, ensuring continuous coordination between key stakeholders, namely Government of India, state governments, regulators, financial service providers, telecom service regulators and skill training institutes. इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। समझ में आए अच्छे थे? अब एक ये आपने देख लिया ना, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2019 से लेकर 2024 तक। अब ये है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। ऊपर क्या था? फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये 2019 से लेकर 24 तक की है। हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, ये जो फाइनेंशियल मॉडल है इकोनॉमी का, उसका पार्ट बनाना, बैंकिंग सर्विसेज वगैरह जो है जब सारे लोग एंजॉय करते हैं तो उनको भी मतलब बेसिकली उनको इनकॉर्पोरेट करना इस डोमेन के अंदर। फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है, ये सब चीज़ें करी कैसी जाएंगी, इसके बारे में लोगों को जानकारी दें। दिस स्ट्रेटजी इज़ फॉर द टाइम पीरियड फ्रॉम 2020 टू 2025। अगस्त 2020 में आरबीआई ने नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन को रिलीज़ करा, जिसको अगले 5 सालों के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। हर एक स्टेक होल्डर जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की डोमेन में आएगा, या जिसको सरकार को या मल्टीपल एजेंसीज को फाइनेंशियल इंक्लूजन के दायरे में लेकर आना है। मकसद इसका यही है, इट इज़ एम्ड एट क्रिएटिंग फाइनेंशियली अवेयर एंड एम्पावर्ड इंडिया। ये नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन ये जो आई थी 2020 से लेकर 25 तक, अगस्त 2020 में जो रिलीज़ करी गई, ये सेकंड ऐसी एक स्ट्रेटजी थी। इससे पहले सबसे पहली वाली 2013 में रिलीज़ करी जा चुकी थी। बेसिक ऑब्जेक्टिव जो नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन का है वो ये है, it is to manage the risk at various stages of life through relevant and suitable insurance cover, besides planning for old age and retirement through coverage of suitable pension products। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि लोगों को एजुकेट तो करना ही है, बेसिकली उनको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बताना ही है। इसने जो फोकस करा ज़्यादातर वो इस बात के ऊपर करा कि इंश्योरेंस कवरेज होनी चाहिए, प्लस पेंशन कवरेज होनी चाहिए, राइट। इसको प्रिपेयर किसने करा था? इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, सेबी, IRDAI एंड PFRDA, यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और ये आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरे अदर स्टेक होल्डर्स। मुख्य तौर पर ये 4 थे। इनको याद है ना, हमारे देश में हमने पढ़ा था फाइनेंशियल रेगुलेटर्स बोला जाता है ना इन चारों को। अब नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन के अंतर्गत क्या क्या रिकमेंडेशंस दी गई थी? रिकमेंडेशन किसने दी? नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन ने। टू अडॉप्ट 5 C's: कंटेंट, कैपेसिटी, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, ताकि सभी हिंदुस्तानियों की फाइनेंशियल वेलबींग अचीव करी जा सके।
टू डेवलप फाइनेंशियल लिटरेसी कंटेंट फॉर स्कूल चिल्ड्रन, टीचर्स, यंग एडल्ट्स, विमेन, न्यू एंट्रेंट्स एट वर्क प्लेस और एंटरप्रेन्योर्स, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर्स में, सीनियर सिटीजन्स, पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड इलिटरेट पर्सन। फाइनेंशियल एजुकेशन को इंटीग्रेट करना इनटू द स्कूल करिकुलम, वेरियस प्रोफेशनल वोकेशनल कोर्सेज में और बीएड और एमएड के प्रोग्राम में। फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइडर्स के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करना ताकि वो अच्छे तरीके से बिहेव करे, जो भी उनसे कोई भी सवाल जवाब करने आ रहा है वो इरिटेट ना हो, ठीक है। और वो उनको उनकी पोस्ट ही इसलिए है ताकि वो लोगों की मदद कर सके, तो ऐसा ना हो वो छुट्टी कर कर बैठे हुए हैं या फिर आ ही नहीं रहे हैं अपने ऑफिस के अंदर, ये सब चीज़ें देखना, उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड करना। एंड टू अडॉप्ट अ स्ट्रॉन्ग रोबस्ट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क, ताकि ये देखना कि कुछ साल के बाद प्रोग्रेस कितनी हुई इस स्ट्रैटेजी की मदद से। सिग्निफिकेंस क्या है? दिस स्ट्रैटेजी सीक्स टू डेवलप क्रेडिट डिसिप्लिन एंड एनकरेज अवेलिंग ऑफ क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज पर द रिक्वायरमेंट। और कुल मिलाकर मकसद देखो वैसे ही यही है कि डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज को एक सेफ और सिक्योर मैनर के अंदर प्रोवाइड करना और इम्प्रूव करना। अब एक चीज़ हम पढ़ते हैं अकाउंट एग्रीगेटर के बारे में। अकाउंट एग्रीगेटर एक तरीके से इट इज़ अ टाइप ऑफ आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटी जो कि एक इंडिविजुअल की मदद करती है टू सिक्योरली एंड डिजिटली access and share information from one financial institutions they have an account with to any other regulated financial institution, जो अकाउंट एग्रीगेटर के नेटवर्क में आता होगा। यानी कि अगर 2 से 3 बैंक कुछ लिंक हैं तो करना क्या है, मान लो आईसीआईसीआई के बैंक के अंदर आपका खाता है और अब आप पीएनबी के अंदर अपना अकाउंट खुलवाने जा रहे हो, तो आपको दोबारा से पीएनबी को सारी इन्फॉर्मेशन ना देनी पड़े, आप ये चाहते हो आपकी सारी डिटेल्स यहाँ से यहाँ चली जाए, तो वो हो सकता है पॉसिबल अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क की मदद से। लिंक इस्टेब्लिश कर देगा ये अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच में, जहाँ पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हो खुद से या शेयर करना चाहते हो खुद से, तो वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तक पहुँच जाएगी। यहाँ पर लेकिन राइट टू प्राइवेसी का भी ध्यान रखा जाता है। डेटा कैन नॉट बी शेयर्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल्स बैंक जस्ट नीड टू ज्वाइन द अकाउंट एग्रीगेटेड नेटवर्क, ठीक है। 8 बैंक जो हैं वो इस नेटवर्क का पार्ट है। 4 आर ऑलरेडी शेयरिंग डेटा बेस्ड ऑन कंसेंट। एक्सिस बैंक करता है ऐसा, आईसीआईसीआई बैंक करता है, एचडीएफसी करता है और इंडस आईएनडी बैंक्स ये जो हैं ये चारों बैंक ये जो करते हैं। एंड द अदर 4 आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द सेम लाइन्स, एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक। अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क के साथ अगर रजिस्टर करवाना है ये आपकी मर्जी है। रजिस्टर करवाने के बाद ऐसा भी नहीं होगा कि बैंक खुद से इन्फॉर्मेशन को शेयर करने लग जाएंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया। प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी को काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखा गया यहाँ पर। एंड ऑल दिस विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट ऑफ इंडिविजुअल। फॉर दिस काइंड ऑफ रेफरेंस जो आधार ई-केवाईसी है या कंज्यूमर की जो केवाईसी जो डिटेल्स होती हैं, यहाँ पर क्या है, इट विल अलाउ शेयरिंग ऑफ 4 आइडेंटिटी डेटा फील्ड्स फॉर केवाईसी पर्पसेस लाइक बेसिक चीज़ें, आपका नेम, एड्रेस, जेंडर। इसका बेनिफिट ये है कि आपको पूरी डिटेल दोबारा नहीं डालनी पड़ेगी अगर आप अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क के अंदर आते हो ना। इसका बेनिफिट एक ये भी होता है कि घर से बैठे बैठे आप अकाउंट खोल सकते हो। घर से बैठे बैठे आप एक इंश्योरेंस अगर आपने लिया है या कोई पेंशन स्कीम के अंदर अगर आप एनरोल हो, आपको हर जगह पर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के पास इंफॉर्मेशन अपनी नहीं देनी पड़ेगी। और एक बैंक के खाते से दूसरे बैंक के खाते में आप कभी भी कोई खाता खुलवा रहे हो, कोई आपने एफडी करवाई, आपने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया, चेकबुक आप इशू करवाना चाहते हो, आपका एटीएम कार्ड एक्सपायर हो गया था आप दोबारा उसको वो करवाना चाहते हो,
तो अगर आप वो दूसरे बैंक में या दूसरे फाइनेंशियल अथॉरिटी के पास अगर ये वाला काम करवा रहे हो, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपका ऑलरेडी जो एक सेट ऑफ रजिस्टर्ड इन्फॉर्मेशन हो वो दूसरे के पास ऑलरेडी पहुंच जाए, बस आपके एक कंसेंट से कि मैं आपको एक काम करता हूँ, आप अकाउंट, आपने उनको बोला मैं आपका एक काम करती हूँ, आप अकाउंट एग्रीगेटर के पार्ट हो ना, और मैंने आपके इस नेटवर्क को ज्वाइन भी कर रखा है, मैं अभी आपको अपने एक्सिस बैंक की सारी डिटेल्स, आप HDFC वालों से बात कर रहे हो, एक्सिस बैंक की सारी डिटेल्स मैं आपको अभी भिजवाती हूँ। आपने अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क को बोलकर कंसेंट देकर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने HDFC को पहुँचा दी, आपका टाइम सेव हो गया बस। समझ गए? सिमिलरली क्रेडिट ब्यूरो डेटा जो है इट शोज ओनली लोन हिस्ट्री एंड क्रेडिट स्कोर। आपका और कुछ शो नहीं करेगा कि इस पर्सन ने ऐसा करा था, वैसा करा था, अभी इसका लोन चल रहा है 4, वो मतलब लोन हिस्ट्री तो शो करेगा, लेकिन इसके अलावा कोई आपकी पर्सनल डिटेल शो नहीं करेगा क्रेडिट ब्यूरो के पास। मतलब जिनके भी पास आपकी ये जो डिटेल्स होगी, अगर वो देते भी है सामने वाले को या कुछ भी करके, जैसा कि मैंने बोला KYC बेसिक चीज़ों की होगी, और आपकी जो बेसिक जानकारी जो होगी वो वहाँ पर जाके वो शेयर होगी, ठीक है। और क्रेडिट ब्यूरो के पास आपका जो रहेगा लोन हिस्ट्री और क्रेडिट स्कोर रहेगा। अकाउंट एग्रीगेटेड नेटवर्क जो है इट अलाउज शेयरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन डेटा और बैंक स्टेटमेंट्स फ्रॉम सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट। समझ गए? इस चैप्टर में फ़िलहाल इतना ही। चैप्टर हमारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हो गया, मनी इन बैंकिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।